हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि अटाकामा डेजर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर के, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर हम मैप में व्यू करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ के मैप पर अगर हम लैटिट्यूड को मार्क करते हैं तो 5 इंपॉर्टेंट सर्किल जो हैं वो हमारे अर्थ से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी में से एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अदर 4 इंपॉर्टेंट सर्किल की अगर हम बात करें तो 2 हैं पोलर सर्किल, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल के नाम से और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं। 2 अदर इंपॉर्टेंट सर्किल हैं इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्रीज एंड कौन कौन सी वाटर बॉडीज से पास होती है। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 3 कॉन्टिनेंट के 16 कंट्रीज से एंड 6 वाटर बॉडीज से पास होती है। सबसे पहले कंट्रीज के नेम हम डिस्कस कर लेते हैं। वेस्टर्न डायरेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मैक्सिको एंड बहामास कंट्री से, उसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 7 कंट्रीज, वेस्टर्न सहारा, मोरिटानिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, नाइजर एंड इजिप्ट। एशिया कॉन्टिनेंट में सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है अटलांटिक ओशियन, रेड सी, अरेबियन सी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है ताइवान स्ट्रेट। तो इन सभी वाटर बॉडीज से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है ब्रिटेन से। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, बोरिस जॉनसन ने। और इस तरीके से काफ़ी लंबे टाइम से ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल ड्रामा चलता आ रहा था वो उसमें एंडिंग देखने को मिली है। अब ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो टॉप पोस्ट मींस प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसके लिए नए जो लीडर हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पर ब्रिटिश की कंजर्वेटिव पार्टी। तो बोरिस जॉनसन जो है वो ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसके लीडर के रूप में अपने आप को यहाँ प्रेजेंट कर रहे थे। अब उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उनके पास में हालांकि मेजोरिटी तो है, तो उन्हीं का कोई लीडर किसी को नॉमिनेट करेंगे कि हमारी तरफ से हमारी पार्टी को जो है वो टॉप पोस्ट पे हम इसको देखना चाहते हैं। तो उसका जो नाम जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर ओथ दिलवाई जाएगी। अब ये प्रोसीजर है क्या कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया, फिर भी वहाँ पर जो है वो दोबारा से इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो नहीं चल रहा है। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि अगर किसी गवर्नमेंट को, अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी है, जैसे कि हम इंडिया के लेवल पर डिस्कस करें, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और आप सभी को पता है कि एनडीए जो अलायंस है उसको मेजोरिटी है। एनडीए अलायंस को अगर मेजोरिटी है और प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं तो उस पार्टी से फिर वो डिसाइड करेंगे कि किस लीडर को हम अब रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उनके पास में मेजोरिटी है। तो उनके पास में एक तरीके से जो भी गवर्नमेंट बनाने की जो पावर है उसको लूज तो वो कर नहीं सकते क्योंकि मेजोरिटी है उनके पास में। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जिसको आप फिर अच्छे से आप व्यू कर पाओगे। देखो, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के और हमारे स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उन सभी के इलेक्शन होते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक सीट पर बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। अब उन बहुत सारे लोगों में से जिसको मेजोरिटी में वोट मिलते हैं वो जीत जाते हैं। मतलब इतने सारे लोगों में कुछ लकी लोग होते हैं जो हमारी पार्लियामेंट के या स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं। तो मान लो ये पार्लियामेंट है, यहाँ पर ये लोग जो हैं वो हर सीट पर एक एक मेंबर जो है, एक एक कैंडिडेट जो है वो जीत करके गया। अब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि इसी में से जो लोग जीत करके आए वो लक्की हो गए, क्योंकि बहुत सारी भीड़ में से वो अपने आप को उन्होंने अलग किया। अब इसमें से भी कुछ लोग लक्की होते हैं,
उनको क्या बना दिया जाता है, मिनिस्टर बना दिया जाता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है हमारे इंडिया में वो लेजिस्लेटर का ही पार्ट है। ओके, मतलब मिनिस्टर बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, लेजिस्लेटर बनना पड़ेगा। भले ही हमारे यहाँ पर एक्सेप्शन है कि कोई भी पर्सन जो है वो 6 मंथ के लिए मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर उसको किसी सीट से अपने आप को जीत करके आना होगा, या फिर किसी भी तरीके से उसको, जैसे नॉमिनेशन का प्रोसीजर है कि प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, उस प्रोसीजर के थ्रू मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन तो है लेकिन 6 मंथ्स के लिए है। तो सीधी सी एक बेसिक कंडीशन ये है कि अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, लेजिस्लेटर बनना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मींस एग्जीक्यूटिव जो है वो बेबी है लेजिस्लेचर का। ओके, तो वहाँ पर भी ब्रिटेन में भी क्या हुआ है कि सेम इसी तरीके से वहाँ के जो एमपी हैं वो जीत करके आए हैं, उसमें से जिस पार्टी को मेजोरिटी थी कंजर्वेटिव पार्टी को, उसके जो लीडर हैं उनको पीएम बना दिया गया। अब कंजर्वेटिव पार्टी को तो जो मेजोरिटी है वो तो अभी भी है, तो वो क्या करेंगे कि अपने किसी अदर मेंबर को उसको एक लीडर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और फिर उनको पीएम की ओथ दिलवा दी जाएगी। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक अगर हम देखें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका जो है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ बेसिक फीचर अब डिस्कस करें। हमने यहाँ पर देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि जो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर में से ही निकल करके आता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं है। वहाँ पर लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है। हमारे यहाँ पर भी जुडिशरी अलग है, लेकिन ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे में इंटरमिंगल है। वहाँ पर अमेरिका में अगर हम बात करें तो जो मिनिस्टर होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली से, मतलब वहाँ की पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट को वहाँ पर क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं, और कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे उनको लगता है कि एजुकेशन एरिया में किसको मिनिस्टर बनाया जाए, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसने एजुकेशन एरिया में काफ़ी सिग्निफिकेंट वर्क किया है उसको उठाया जाता है और मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसी तरीके से फाइनेंस सेक्टर में, इसी तरीके से डिफेंस सेक्टर में। तो इस तरीके से वहाँ पर जो मिनिस्टर होते हैं उनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ पर कुछ जो है कुछ इंटरमिंगलिंग है, लेकिन अदर सेक्टर में जैसे हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी के लेवल पर यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है इंडिया में, ब्रिटेन में, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने ब्रिटेन से ही लिया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोरो आउट किए थे। ओके, अब इसका रीज़न ये नहीं था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको ये था कि कहीं से भी कुछ भी उठा लो और उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट कर दो, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो जो बेस्ट फीचर थे, उनको लगता था कि जो जो बेस्ट फीचर हैं जो हमारी इंडिया के सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और फिर उनको क्या किया, हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस में अगर हम बात करें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाहे लोअर हाउस चाहे अपर हाउस किसी के भी मेंबर हों तो वो बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वहाँ पर जो है वो लोअर हाउस का मेंबर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। तो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर भी हमने अपने अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है कि हमारे इंडिया में ये जो हम फीचर ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारे इंडिया में किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस किए, बेसिक चेंज, और फिर इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, बेसिक अवेयरनेस है पॉलिटी से रिलेटेड जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो बाली इंडोनेशिया की विजिट पर हैं और इंडोनेशिया की विजिट पर उन्होंने डिस्कस किया चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ में। अगर हम डिस्कस करें प्रेजेंट टाइम में, चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है उसको काफ़ी लंबे टाइम से उसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है, और उस डिस्कशन में जो डिसंगेजमेंट जो प्रोसीजर है उसमें अभी बेसिक लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि एक फाइनल रिजल्ट जो आना चाहिए अदर एरियाज़ को, बहुत सारे हमारे ऐसे कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर एरियाज़ में, तो उनको डिस्कस करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए बार बार जो डिसंगेजमेंट प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट निकल करके नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर
जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बीच में डिस्कशन हुआ। सेम इसी टाइम में अगर हम बात करें तो चाइना की वीवो कंपनी जो इंडिया में काम करती है अच्छे से, वीवो फ़ोन आपने देखे भी होंगे, उस कंपनी के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है। दूसरी तरीके से दलाई लामा, क्योंकि आप सभी को पता है तिब्बत वाला जो रीजन है वो काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है, वो अपने आप को हमेशा से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की बात करते हैं, लेकिन चाइना जो है उनको अपना इंटीग्रल पार्ट बताता है और वहाँ पर तिब्बतियंस को रिप्रेजेंट करते हैं दलाई लामा, और उनका भी बर्थडे है और उनको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विश भी किया है। तो ये कुछ ऐसे कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हैं जिसको लेकर के इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ इश्यू देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी उसके बाद में हमारे बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के कुछ इश्यूज जो हैं उनको डिफेंस लेवल पर डिस्कस करने की यहाँ पर कोशिश की है। अब ये मीटिंग कहाँ हुई है? मीटिंग हुई है इंडोनेशिया कंट्री का जो बाली सिटी है वहाँ पर, और इसमें डिस्कशन हुआ है G20 ग्रुप की जो मिनिस्टर लेवल पर जो मीटिंग है उसमें ये डिस्कशन हुआ है। ओके, अब यहाँ पर इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था, और न्यूज़ में रहने का रीज़न ये है कि इंडोनेशिया ने ये डिसीजन लिया है कि हम जो हैं अपनी कैपिटल को चेंज करेंगे। पहले उनकी कैपिटल क्या थी? जकार्ता। अब जकार्ता के बारे में ये बोला जाता है कि जब से इंडोनेशिया ने इंडिपेंडेंस गेन की है, जकार्ता उनकी कैपिटल थी। रेगुलर यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा संख्या में आई, जिसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ये भी माना जा रहा है कि 2050 तक जकार्ता जो है उसका 1/3 पार्ट जो है वो सबमर्ज हो जाएगा, मतलब सी के अंडर चला जाएगा। इतना सी लेवल जो है इसके आसपास वाले रीजन में इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये अब डिसाइड किया गया है कि अब कैपिटल को नई जगह रिलोकेट किया जाएगा, और इसमें बोर्नियो आइलैंड का, जिसको नुसंतारा के नाम से भी जानते हैं, बोर्नियो आइलैंड का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर अब नई कैपिटल जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्योंकि मेन रीजन ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इशू देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फ्लडिंग भी एक इशू है, इसके अलावा बहुत सारे सीरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम जकार्ता में फेस करने पड़ रहे हैं, वाटर से रिलेटेड भी काफ़ी इशू यहाँ पर बने रहते हैं। तो इन सभी को सॉल्व करने के लिए नई कैपिटल जो है वो इंडोनेशिया में बनाई जा रही है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर एक सेकेंड, देखो अल्ट न्यूज़ जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है उसके को फाउंडर है मोहम्मद जुबीर। उनको अरेस्ट किया गया कि 2018 लगभग उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने रिलीजन बेसिस पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो काफ़ी ज़्यादा किसी रिलीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी हैं। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उनका डिस्कशन होगा। सुप्रीम कोर्ट आज जो है जुबीर की जो पिटीशन उन्होंने डाली है कि लिबर्टी के नाम पर जो उनको अरेस्ट किया गया है, राइट टू लिबर्टी जो है, जिसमें अपनी फ्रीडम टू स्पीच है कि अपना स्टेटमेंट जो है वो रख सकते हैं, लेकिन इसमें बोला गया है कि उनके जो स्टेटमेंट है वो रिलीजन के बेसिस पर थे, जिसकी वजह से जिनको हेट स्पीच में यहाँ पर काउंट किया गया है, और इसी के बेसिस पर उनको अरेस्ट भी किया गया था। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लेकर के क्या डिसीजन लेगी, क्या अपना स्टेटमेंट देगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हमने देखा कि राहुल गांधी को लेकर के एक ऐसा डॉक्टर जो वीडियो है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, जो नेचुरल वीडियो अलग था, फिर उसमें टाइम के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ नई चीज़ें इंसर्ट की गई, तो इस तरीके के वीडियो को शो किया गया टीवी पर। तो जिस एंकर ने ये प्रोसीजर किया था उसके खिलाफ में बहुत सारी FIR जो है वो रजिस्टर हुई है। तो उन्होंने, जो टीवी एंकर है रोहित रंजन, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन मांगी है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि जल्द से जल्द इनकी पिटीशन को लेकर के सुनवाई हो, क्योंकि इनको अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टडी हुई है, और स्टडी रिलेटेड है मानसून को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि टाइम के साथ में हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। ओके, इस स्टडी में ये कुछ बेसिक फैक्ट्स रखे गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो एक एनवायरनमेंट ग्रुप है, उन्होंने ये स्टडी की है और उन्होंने ये बताया है कि टाइम के साथ में अगर हम देखें, जो मॉनसून सीजन है वो क्या करता है, जो एक टेम्परेचर हाइक हुआ है, जो हीटअप हुआ है, उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम कंपैरिजन करें तो मॉनसून सीजन में भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एनुअल बेसिस पर एक कंपैरिजन किया गया है। सबसे पहले तो 1951 से 1980 का ये नॉर्मल टेम्परेचर है, और ये प्रेजेंट टाइम का, मतलब पिछले डेकेड में जो टेम्परेचर था उसमें।
2012 से 2021 के बीच में। तो उन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर हाइक देखने को मिला है कि 0.61 का यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का हाइक अप देखने को मिला है। दूसरा अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स शो कर रखे हैं कि अगर हम पोस्ट मानसून सीजन को अगर हम देखें, मतलब मानसून के बाद का जो सीजन है उसमें भी टेम्परेचर में हाइक देखने को मिला है 0.73 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल टाइम में भी हाइक देखने को मिला है। विंटर सीजन में भी टेम्परेचर जो है वो हाइक हो रहा है 0.68 डिग्री सेल्सियस एंड मानसून बाई 0.58 डिग्री सेल्सियस। प्री मानसून रजिस्टर्ड ओनली 0.49 डिग्री सेल्सियस राइज इन डेकेडल सीजन एवरेज। मतलब डेकेड के बेसिस पर ये सारे स्टडी की गई हैं और इसमें क्लियर एक, अगर हम एक लास्ट फाइनल डिसीजन की बात करें तो क्लियरली ये बोला गया है कि हर सीजन में जो टेम्परेचर है वो हाइक अप हो रहा है। हालांकि प्री मॉनसून टाइम में जो टेम्परेचर है वो कंपैरिजन करें अदर सीजन से तो उसमें टेम्परेचर जो है वो कम हाइक अप देखने को मिला है। तो ये बातें हमें शो करती हैं कि हम जो एमिशन कर रहे हैं उनको हमें टाइम के साथ में रिड्यूस करना होगा। जो भी हम टारगेट लेते हैं, अलग अलग ट्रीटी में हम डिसाइड करते हैं, अलग अलग मीटिंग्स में हम डिसीजन लेते हैं, उन टारगेट के ऊपर हमें अपना जो फोकस है वो इम्प्लीमेंट ही करना होगा। नहीं तो जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इशू क्रिएट करेगी लोगों के लिए, जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ना सिर्फ ह्यूमन के लिए, जो भी अदर स्पीसीज हैं उन पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये तो आप सभी को पता है कि आईपीसीसी की जो अभी रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बात बताई गई थी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में कि टाइम के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सी लेवल जो है उस सी का जो टेम्परेचर है वो भी टाइम के साथ में इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हर एरिया में जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जैसे कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम हमने टारगेट लिया था, उसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी लास्ट ईयर 2016 में जो 2021 में जो टारगेट लिया था हमने COP26 की मीटिंग में ग्लासगो में, इंडिया ने जो टारगेट लिया था कि हम एमिशन अपना जो रिड्यूस करेंगे 2070 तक, उसके ऊपर हमें काम करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमें फोकस करना होगा ताकि इन सारे इश्यूज को हम सोल्व कर पाएँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल रिलेटेड है पेज नंबर 10 पर, एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर भी एनवायरनमेंट को लेकर के ये आर्टिकल है। देखो अभी हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कुछ चेंज किए जाएं, क्योंकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अगर प्रेजेंट टाइम की सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले क्या उसमें प्रोविज़न थे। पहले प्रोविज़न ये थे कि उसमें अगर एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन का प्रोविज़न किए जाते हैं तो उसमें क्या कुछ फाइन इम्प्लीमेंट किया जाता था और कुछ जेल की जो टर्म है वो भी यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रिजन है उसके एप्रीहेंशन को हम रोक सकें। जो भी लोग हैं उनमें एक जेल का जो डर होता है उसको गवर्नमेंट कम करना चाहती है। तो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो भी हम एक तरीके से जो भी पनिशमेंट या फिर जो भी मनी से रिलेटेड जो पनिशमेंट इम्प्लीमेंट किया जाता है उसी को हम हाइकअप करें और नॉर्मल एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन में जो प्रिजन जो किया जाता है, जेल जो की जाती थी, उसको हटा दिया जाए। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर एनवायरनमेंट को लेकर के रिग्रेस अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो उसमें जो है वो जो प्रिजन वाला जो प्रोविज़न है वो इसमें इंक्लूड रहेगा। हालांकि अभी जो नए जो एक्ट हैं वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, इनको एक तरीके से ओपन रखा गया है कि क्या क्या इनमें नई चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या इनमें चेंज किए जा सकते हैं इन सभी के लिए। तो यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो नया चेंज किया गया है ना, इसमें अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल जो क्राइम है उसको लेकर के जो एक छूट यहाँ पर दी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो नए प्रोविज़न हैं, इन प्रोविज़न में जो है वो वाइल्ड लाइफ को अगर आप कुछ नुकसान पहुँचाते हो या फिर और भी हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है उसको नुकसान पहुंचाते हो तो उसको लेकर के किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, इसको लेकर के यहाँ पर डिसीजन नहीं लिया गया है।
इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि एनवायरमेंटल वायलेशन से रिलेटेड बहुत सारे केसेज हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से हमारे यहाँ पर बैकलॉग के रूप में पड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर जो भी सिस्टम है जिसमें हम क्या करेंगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो केसेज हैं उनको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से काम करना है कि जल्दी से जब उनमें रिजल्ट आता है ना, तब जा कर के जो रियल एक इम्प्लीमेंटेशन होता है इस तरीके के एक्ट का, वो ही रियली में एक चीज़ें जो है उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब आपने एक्ट बना दिया, उसमें आपने काम किया नहीं, आपने जो रिड्रेसल सिस्टम है वो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं, केस किया, किसी ने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया और काफ़ी लंबे टाइम से 50 साल बाद में उसका रिजल्ट आ रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है। इस तरीके के एक्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें एक टाइम डिफाइन होना चाहिए कि इस टाइम में ये जो इशू है इसका सॉल्यूशन सामने निकल करके आएगा। तो यहाँ पर बता रखा है कि काफ़ी लंबे टाइम से 45,000 तक केस 2018 तक पेंडिंग में पड़े हुए थे और लास्ट ईयर जो है वो 35,000 जो केस हैं वो उसमें और ऐड हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि 90% ऐसे केस हैं जिसमें बहुत लंबे साल से वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इनको हमें रिड्रेसिंग करने के लिए जो हमारा इशू है, जो हमारा मैकेनिज्म है, उसमें हमें बेसिक फोकस करना होगा। तो आप सभी को पता है कि एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनवायरनमेंट का जब भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका वायलेशन किया जाता है तो उसमें एनजीटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनजीटी टाइम टू टाइम डायरेक्शन भी देती रहती है कि ये जो नया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट मत करो। तो इस तरीके की जो रिड्रेसल सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड तरीके से इनमें जो वर्क होता है, जैसे हम देखते हैं कि पिटीशन फाइल हुई एनजीटी में तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसके ऊपर सुनवाई होती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने एनजीटी से रिलेटेड भी डिस्कस किए। अदर फैक्ट्स को अगर हम बात करें तो देखो, एनजीटी जो है उसको 2010 में एस्टेब्लिश किया गया था। उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। इसके अलावा 4 अदर ब्रांचेज भी हैं इसमें। एनजीटी में जो है एनजीटी की जो बेंच होती है उसमें 40 मेंबर होते हैं, जिसमें 20 जो होते हैं वो जुडिशरी से रिलेटेड और 20 जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। एनजीटी ने टाइम टू टाइम बहुत सारे केसेज को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर हम बात करें तो एनजीटी के क्या बेसिक प्रोविजन है, एनजीटी का जैसे ही इंडिया में फॉर्मेशन हुआ तो एनवायरनमेंट के बेसिस पर हमारे यहाँ पर ट्रिब्यूनल बनाने में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आ गया वर्ल्ड लेवल पर कि एनवायरनमेंट को डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, देखो एनजीटी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वो आपको पता भी होना चाहिए। एनजीटी जो है वो हर एक्ट के अंडर जो है वो काम करती है, लेकिन 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इसके अलावा 2006 का जो फॉरेस्ट एक्ट है वो जो है वो एनजीटी के ज्यूरिडिक्शन से उनको बाहर रखा गया है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं एनजीटी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, रुपी जो है डॉलर के कंपैरिजन में जिस तरीके से रुपी में फॉल देखने को मिल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर डाटा दे रखे हैं और इसमें ये बता रखा है कि फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो जो है वो टाइम के साथ में हमारे इंडिया में डिक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से ही रुपी के जो प्राइस हैं वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो, यहाँ देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये होता है कि मान लो हमारे इंडिया की कोई कंपनी है, इसमें फॉरेन से कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन ये जो है वो एक्टिव तरीके से इस कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पर इन्वेस्ट उन्होंने कर दिया, इसके शेयर जो हैं वो खरीद लिए, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जब पर्सन एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये क्या होता है कि जब इनका मन होगा तब वो इसमें से अपने रुपए जो है कंपनी में से निकाल लेंगे। तो इसकी वजह से ही ये सारा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिक अगर हम कोविड के टाइम से देखें तो इस तरीके का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में था वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से रुपीज़ के जो प्राइस हैं वो भी डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के ऊपर जो भी अपने बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है टैक्स उसको इंक्रीज कर रही है ताकि रुपीस के प्राइस को हम क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो स्पाइस जेट को लेकर के है। अभी स्पाइस जेट की जो भी उनकी फ़्लाइट है उनमें कुछ इशू देखने को मिला, तो यहाँ पर डीजीसीए ने कुछ बेसिक प्रोविज़न उनके लिए जारी किए हैं, कुछ बेसिक नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि आपका जो भी इंटरनल मेंटेनेंस है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो एयर पे बहुत सारे जो हैं इस तरीके के क्रैश, एयरप्लेन क्रैश देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी को अगर हमें रेगुलेट करना है तो हमारे इंटरनल मेंटेनेंस के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को लेकर के। सिंपल लैंग्वेज में इस आर्टिकल को हम समझेंगे कि क्या है। देखो, हमारी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हमारा इंडिया आत्मनिर्भर भारत के रूप में बने। ना सिर्फ सेल्फ डिपेंड रहे इंडिया, बल्कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। ओके, मतलब हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है? गवर्नमेंट ने ये लिया है कि कार मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर डेवलप हो। हम हमारे लेवल पर इस तरीके की जो यूनिट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें। तो इसके लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं? कोशिश ये कर सकते हैं कि जो हमारी कार की जो सेफ्टी है उसकी सेफ्टी रेटिंग सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि 1 से 5 तक हमारी जो कार हैं उनको हम क्या देंगे? रेटिंग देंगे कि अगर एक्सीडेंट होता है, क्रैश होता है, तो कितनी सेफ्टी जो है वो हमारी कार में देखने को मिलेगी। अब ये सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी, उसके बेसिस पर क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या इंडिया से डेवलप जो कार है उसको खरीदेंगे। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगी। तो ये गवर्नमेंट ने नया डिसीजन लिया है कि कार रेटिंग सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। उनके एक्सीडेंट से रिलेटेड जो ट्रायल है वो किए जाएंगे और उसके बेसिस पर फिर कार जो है उनको इस तरीके की रेटिंग दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर के गवर्नमेंट ने ये भी डिसीजन लिया है कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उसमें भी ये सेफ्टी जो है, कोलिजन में जो सेफ्टी है, व्हीकलर सेफ्टी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन किया गया था कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है और रोड पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी रोल प्ले करते हैं। तो उनमें भी सेफ्टी जो भी ग्रेडिंग है वो उनको भी दी जानी चाहिए। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि इंडिया जो है वो नंबर 1 अपने आप को डेवलप कर पाएगा। हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे अदर कंट्रीज़ पर, और इंडिया जो है वो अपना जो टारगेट हमने लिया था आत्मनिर्भर भारत का उसको हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को सपोर्ट करेगी। अभी प्रेजेंट टाइम में 3000 हेक्टेयर जो लैंड एरिया है वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन होता है, लेकिन इसको 50,000 हेक्टेयर तक अगले 5 साल में इंक्रीज़ किया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में गुजरात और हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो ड्रैगन फ्रूट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने फार्मर्स जो हैं उनको इंसेंटिव दे रही हैं। देखो, जो ड्रैगन फ्रूट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में भी और अदर कंट्रीज़ में भी इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो न्यूट्रिशन लेवल पर इनमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी भी डिपेंडेंसी को जो है वो हम सर्व कर पाएँ। यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स बता रखे हैं ड्रैगन फ्रूट को लेकर के कि ये जो फ्रूट प्लांट है इसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर ड्राई लैंड एरिया है वहाँ पर भी इजीली आप इसको कल्टीवेटेड कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 15 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, देखो, हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 आर्टिकल जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था उसको इंडियन पार्लियामेंट ने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक नया एरा जो है उसको स्टार्टिंग देखने को वहाँ पर मिला है। श्रीनगर का जो सोनावार एरिया है वहाँ पर सन टेम्पल है, और सन टेम्पल पर श्री रामानुजाचार्य जो 11वीं सेंचुरी के इम्पोर्टेंट सेंट थे उनकी जो स्टैचू है उसको स्टैचू ऑफ पीस के नाम से उसको अनवेल किया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने। तो ये बताया गया है कि आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, उस सारी डाइवर्सिटी को, क्योंकि जो श्री रामानुजाचार्य जो 11वीं सेंचुरी के इम्पोर्टेंट सेंट थे उनका यही मानना था कि कोऑपरेशन के साथ रहना चाहिए, सभी एक हैं, सभी समान हैं, सभी इक्वल हैं। तो इसी तरीके के प्रोविज़न को अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हम करेंगे तो जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में उसको हम ईजीली रेगुलेट कर पाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है। तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी एरिया है वहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो है वो 3 दिन के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें हमारे इंडिया के
300 एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में एजुकेशन का इम्पोर्टेंट रोल रहेगा उसको डेवलप करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 16 पर, और यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए बोला गया है कि जो 3 फार्मर्स लॉज को लेकर के जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि हम एमएसपी जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे लॉ के थ्रू, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो हमें क्या करना है, एमएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम राइस कल्टीवेशन में देखें तो पैडी सोविंग जो है वो कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो 27% तक यहाँ पर डिप देखने को मिल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कि चावल जो है वो कम उगाया जा रहा है। अब यहाँ पर फार्मर्स से क्वेश्चन किया गया कि भाई क्यों नहीं उगा रहे हो आप चावल, तो उन्होंने बोला कि भाई फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हमें कम अवेलेबल हो रहे हैं और इसकी वजह से फर्टिलाइजर्स के जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो रहे हैं और इसकी वजह से ये सारा जो इशू है वो क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी ब्रिटेन में जो इशू देखने को मिला, अब उसके बाद में कौन नए लीडर यहाँ पर होंगे तो इनको लेकर के बताया जा रहा है कि ये जो हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये हो सकते हैं नए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर जो है यूके ने क्लेम किया है कि हमने इस साल के स्टार्टिंग में गल्फ ऑफ ओमान में जो ईरान है उसकी एक वॉरशिप को हमने पकड़ा। ओके, और इसमें ये बोला है यूके ने कि देखो ईरान के ऊपर बार बार ये एलिगेशन लगते हैं कि वो जो है वो यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट करता है, तो उनकी ये जो भी वॉरशिप थी वो एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए ही वहाँ पर अवेलेबिलिटी मिसाइल्स इन सभी की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए हो सकता है इसका यूज़ किया जा रहा हो। तो इस तरीके से यूके ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया। देखो क्लियरली ये होना चाहिए कि अगर किसी अदर एरियाज़ में किसी रिबेल्स को आप सपोर्ट करते हो तो एक टाइम के बाद में हो सकता है कि वो जो है वो आपको खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाए। जैसे कि हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में टेररिज्म को सपोर्ट किया ताकि इंडिया को नुकसान पहुँचाया जा सके, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो वहाँ पर टाइम टू टाइम जो है वो अटैक देखने को मिलते हैं, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको भी इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप किसी एविल को इलीगल चीज़ों को एक तरीके से फ्लोरिश करोगे तो वो जब बड़ी हो करके आपके लिए भी वो एक डेंजरस स्टेज में आ जाती है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अच्छा, ये जो आर्टिकल है ना इसमें रशिया ने ये बोला है यूक्रेनियन ट्रूप्स किल्ड ऑन स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो जो ब्लैक सी है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रशिया और यूक्रेन के लिए, तो वहाँ पर 700 मीटर से, मतलब एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि एक रॉक जो है चट्टान का एक पीस के रूप में एक वहाँ पर क्या है एक आइलैंड है जिसको स्नेक आइलैंड या फिर जमीनी आइलैंड या फिर सरपेंट आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्नेक आइलैंड पर जो है यूक्रेनियन ट्रूप्स को हमने मार दिया था, ऐसा रशिया ने क्लेम किया है। तो इसकी वजह से स्नेक आइलैंड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कुछ टाइम पहले जो रशिया है उन्होंने अपने आप को यहाँ पर विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि यूक्रेन की यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी हैं जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो काफ़ी ईजीली इस एरिया में हो पाएगा।